एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। और मैं फिर से लेकर आया हूं चैप्टर 3 जो कि हम साइंस का पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर देख चुके हैं, मतलब साइंस का क्लास 6 का जो चैप्टर था वो हम लोग 2 कवर कर चुके हैं। ये चैप्टर 3 है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्ज़ामों में क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली अगर आप BPSC, UPSC, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन देख सकते हो। और चैप्टर का नाम है पदार्थ का पृथक्करण करना। आखिर पदार्थों का पृथक्करण हम क्यों करते हैं, पदार्थों का पृथक्करण कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। और काफ़ी बेसिक चैप्टर है जो आपके दैनिक जीवन में जो भी चीज़ होते होंगे उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए तो मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आसानी से आप इसको स्टडी कर सकते हो। चलिए आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। यानी कि हम अपने जीवन में नहीं देखते हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे चाय को चाय छन्नी से छानना, इसमें क्या करते हैं, चाय पत्ती को हम चाय का जो लिक्विड पार्ट होता है उससे अलग कर देते हैं ताकि हमें पीने में आसानी हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, चाय बनाते समय चाय की पत्ती को द्रव्य से चालनी यानी कि छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। आइए नीचे, यहाँ पर ये पिक्चर भी दिया, आप देख सकते हैं इसको। आइए, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, ओटना, यानी कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को क्या करते हैं, ओटन करते हैं, ओटने का काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ टर्म याद रखिएगा, छोटा छोटा टर्म। कई बार एग्जामों में ऐसे टर्म से क्वेश्चन आ जाते हैं और स्टेट PCS, BPSC, UPSC ऐसे एग्जामों में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस जब पढ़ाई करके जाते हैं तो छोटे छोटे टॉपिक को वो छोड़ देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको कवर ना कर पाने से हमारा एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और हम एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों को देखते हैं पृथक करते हुए, अलग करते हुए। तो क्या देखते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से अलग करना, मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन करना, रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए कपास को ओटना, ये सब चीज़ हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। आगे देखिए, कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा, यानी कि नमकीन दलिया या पोहा आपने कभी खाया होगा। आपने यहाँ पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। तो ये नॉर्मल सा कह रहा है कि जो भी चीज़ आप नॉर्मली ज़िंदगी में करते हो ना, वो दैनिक जीवन का हाल बता रहा है। देखिए NCERT की ये खूबसूरती है, वो हमेशा दैनिक चीज़ों को लेकर चलता है, मतलब आपके जो रोज़मर्रा में ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसको लेकर चलता है। इससे चैप्टर को कवर करना आसानी हो जाता है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आखिर पृथक्करण क्यों किया जाता है। भाई, किसी भी चीज़ की सहूलियत के लिए। अगर पृथक्करण हम नहीं करेंगे तो डायरेक्ट अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो ख़राब लगने लगेगा। ठीक है, आइए, कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई टोकरी है और इसमें आम भी है, अमरूद भी है। आपसे कोई बोला कि दोनों फल को अलग करना है, तो आप क्या करोगे? एक चीज़ को हटा दोगे, या तो अमरूद को हटा दो, आम को हटा दो, सेम बात है ना? तो दोनों चीज़ अपने आप वो अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। और बाकी बेसिक चैप्टर है, बट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यही है ओटना, किस तरह से करते हैं आप इसको देख लिए होंगे। सॉरी, यहाँ दूध या दही का मंथन है, यहाँ पर देखे होंगे आप, गांव देहात में रहते होंगे तो इसको कभी कभार देखे होंगे। और बहुत से जगहों पर ऐसे देखने को मिलता है ये सब टर्म, बट मुझे इतना नॉलेज है नहीं इस चीज़ों का, मैंने उतना देखा नहीं है, माफ़ कीजिएगा गाइस। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं। अब देखिए, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? अब कह रहा है कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ों को पृथक करने के लिए दे दिया जाए जो काफ़ी छोटा है। जैसे मैं चीनी और बालू का मिश्रण दे दूं, तो क्या आप हाथों से पृथक करोगे? काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी दिक्कत होगा। कल्पना कीजिए यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाए, ठीक, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब कितना भी टाइम लगा दो वो नहीं हो सकता है कवर। भाई, अब रेत है, जो बालू है, नमक है, दोनों को कैसे पृथक करोगे आप? काफ़ी ज़्यादा कठिनाई इसमें देखने को मिलेगा।
अब आइए पहेली, ये क्या है ना, यहाँ जो एनसीईआरटी है उसमें पहेली और बूझो क्या है, इसके बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं किरदार, यही दोनों है ना, हीरो हीरोइन मान लो आप। आइए, परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। ये पहेली जानना चाहती है, तो आप पहेली को जनाओ, क्या जानना है। ठीक है, क्रियाकलाप एक दे रहा है, बट मैं क्रियाकलाप नहीं कवर कराऊंगा, क्रियाकलाप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप छठे क्लास में तो हो नहीं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। लेकिन आप देख लो, सारणी 3.1 के कॉलम में एक पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य अथवा अवयवों को पृथक करने के ढंगों का कॉलम 2 या तथा 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग को ढंग से मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक दिए हुआ है, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। यहाँ पर एक टर्म है, ठीक है, पृथक करने का उद्देश्य क्या है। जैसे चावलों से पत्थरों को पृथक करना क्यों करते हैं, जैसे आपको इसमें से बताना है कि इन तीनों में से क्या रीज़न है, क्यों किया जाता है। यहाँ बोला दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों का पृथक करना, जैसे मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। तो आपको इसमें से पहचानना है कि ये मैच कैसे होगा, मतलब आप इसमें से देखो कि मैच हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे आंसर कैसे दीजिएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितना डेडिकेट होकर पढ़ रहे हो। यहाँ पर ये ए है ऑप्शन, ये बी है और ये सी है। इसको मैं दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2, इसको दे देता हूँ 3 और इसको दे देता हूँ ये वाला 1 2 3। अब आप इसमें से मैचिंग करके दें, जैसे ए का 2 1 तो इस तरह से दीजिएगा, बी का 1 3 इस तरह से आप इसको दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। काफ़ी इजी है, एक बार ध्यान दीजिएगा तो आप आंसर आसानी से निकाल दीजिएगा। आइए देखिए, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि कई बार हम पदार्थों को अलग क्यों करते हैं। कई बार कुछ ऐसा मान लीजिए कि कोई टोकरी है, उसमें कुछ खाने वाली चीज़ है, उसमें कुछ ख़राब चीज़ है, उसको हम हटाकर फेंक देते हैं, कंकड़ पत्थर इस सब चीज़ों को। जैसे चाय से चाय पत्ती को फेंकना, वो कोई काम का नहीं है चाय पत्ती अब वो। लेकिन कई बार हम दो उपयोगी चीज़ों में भी पदार्थों को अलग करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था अमरूद और आम का, अमरूद भी है आम भी है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है ना, दोनों को अलग कर देंगे। पृथक किया जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। यह पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव, गैस में कोई भी हो सकती है। इसीलिए हम किन्हीं पदार्थों को ऐसे मिश्रण का पृथक्करण करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। अब देखिए, अगर दो भिन्नता वाले पदार्थों को अलग करना है तो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक गिलास आप ले लीजिए, उसमें आप दूध रख दीजिए, ठीक है, चीनी रख दीजिए। अब ये दूध और चीनी के मिश्रण को अलग करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। ठीक है गाइस, आप इसको अलग नहीं कर सकते हो आसानी से। लेकिन आप एक गिलास ले लीजिए, इसमें पानी रख दीजिए, बालू रख दीजिए। ठीक है गाइस, इसमें आप पानी और बालू रख दीजिए, तो आप इनको आसानी से अलग कर सकते हो। पानी और बालू को आप गिलास को पानी को छोड़ दीजिए बहुत देर तक, जब बालू अपने आप नीचे बैठ जाएगा तो ऊपर से पानी को आप छान कर हटा सकते हो। ये भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल मेथड है जो प्राचीन काल में चलते आ रहे हैं, लेकिन आज तो मशीन का दौर है गाइस, आसानी से कर सकते हैं। जैसा आरओ जो होता है वो क्या है, जो आरओ है ये पानी को शुद्ध करने के लिए तो है। इसमें से क्या करता है, कण वगैरह पानी के जितने भी चीज़ है उसको हटा देता है। आइए, पृथक्करण की विधियाँ क्या क्या हैं। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा। अब कह रहा है कि हम अपने उन विधि को देखेंगे जो साधारण तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला दे रहा है क्या, हस्तचयन, हाथों से चयन करना। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल है, हस्तचयन, जैसे हाथों से चयन करके चुन चुन के हटा देना। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। मतलब हस्तचयन क्या है, हस्तचयन में हाथों से चुनना ही तो है। अब यहाँ पर हस्तचयन का डिफिनेशन दे रहा, आप इसको आसानी से समझ सकते हो। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ,
चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हम हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक्करण करते हैं। यानी कि कह रहा है कि जब बड़े बड़े मोटे मोटे अगर कोई पदार्थ हैं तो उनको पृथक्करण करने के लिए हम क्या करते हैं, हाथों का उपयोग करते हैं और हस्तचयन से कंकड़ पत्थर को चुनकर हटा देते हैं। प्राचीन समय में भी हमारी दादी माँ, नानी माँ ये सब ऐसा काम वर्क करती थी। ट्रेडिशनल मेथड है ये, आज भी गांव में देखने को आपको मिल जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, आदमी बैठ गए गांव में आराम से कर रहे हैं, अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन करना। सेकंड टॉपिक आता है क्या, थ्रेशिंग करना। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधे के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में, एक मिनट गाइस, जस्ट मिनट गाइस। अब देखिए, पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों को, सूखे पौधों को इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। अब ये सिंपल सा कह रहा है कि आपने गांव में देखा होगा बहुत सारे गट्ठे को, जो सैकड़ों गट्ठों पर जो कण लगे होते हैं उसको कैसे अलग किया जाता है, तो वहाँ पर हम थ्रेशिंग का उपयोग करते हैं। देखिए बताएगा थ्रेशिंग क्या है, बहुत आम सा बात है, आपने जीवन में देखा होगा। आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होगा। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है। छोटे छोटे जो अनाज होते हैं गाइस, गेहूं हो गया, चावल हो गया, उसको डंडी से अलग करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि भाई छोटी छोटी ना, आम आप ले लो एग्जाम्पल, एनसीईआरटी देता है आम का, अब तरबूज एग्जाम्पल है, उसके डंडी को आसानी से तोड़ सकते हो क्योंकि बड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर छोटी चीज़ों को कैसे अलग किया जाए, तो ये देखिए कैसे होता है। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनाज के बोरी को एक जगह रखेंगे, उसको पीट पीट कर क्या करेंगे, उसके डंडी को उसको अलग करने का काम करेंगे। ठीक है गाइस। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि गाइस, अगर मान लीजिए बहुत बड़े एकड़ में बहुत ज़्यादा लेवल पर अनाज है, हम क्या करेंगे, उसको बैल की सहायता से थ्रेशिंग कर सकते हैं। वहाँ पर बस कुछ नहीं करना, उसको पीटना है डंडियों से, उसको इतना झटका देकर मारना है ताकि डंडी और अनाज जो है वो अन्य कण क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है गाइस, तो इस टर्म को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्लास 6 का बुक है, 6 के लेवल का है, मैं इसलिए लेकर कवर करके चल रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन ना छूटे। मैं पूरा 6 से लेकर पूरा 10 तक साइंस को कवर करूँगा और यहाँ से यकीन मानिएगा एक भी टर्म नहीं छूटेगा। मैं एक एक लाइन को कवर करते चल रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। पहला हस्तचयन इंपॉर्टेंट टर्म था, थ्रेशिंग इंपॉर्टेंट टर्म था, ओटन इंपॉर्टेंट टर्म था। तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लिया कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चलिए यहाँ पर आपने देखा, ये जो आपको दिखा रहा है कैसे इसको अलग किया जा रहा है पीट पीट कर। ठीक है, इसी को कहा जाता है थ्रेशिंग। अब आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, निष्पावन, इसको भी नोट करिएगा गाइस। निष्पावन क्या है, सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्रिकों पर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों को माप समान है? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक क्रियाकलाप करना है, एक छोटा सा पेपर लाना, उसमें छोटे छोटे कण के और अलग अलग चीज़ों को रख देना है। क्या आप उसको अलग कर सकते हो? फिर हस्तचयन से नहीं कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। और जो निष्पावन है ना, आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत अच्छे से देखा होगा, जब आप पिक्चर देखोगे तो समझ जाओगे। हम लोगों ने तो बचपन में इसे देखा है। ठीक है गाइस, अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। ठीक है गाइस, आपको क्या करना है कि एक छोटे ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाना है और एक टोकरी ले लेना है, चाहे पेपर या कुछ भी ले लो, उस पर रख दो मिश्रण को। उसके बाद हल्का हल्का उसको ऊपर नीचे करके हिलाइए। देखिए वो अलग होना शुरू हो जाएगा। आप बचपन में देखे होंगे, कई बार आपकी दादी माँ, नानी, दादी माँ, मम्मी या कोई भी होंगी तो वो क्या करते होंगे, बर्तन में गेहूँ को रख कर और गेहूँ को फटकती होंगी। तो फटकने से क्या होता है ना कि कई बार गेहूँ के कण बाहर चले आते हैं। तो ये भी एक प्रकार का निष्पावन है। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या होता है। क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादा, सूखी पत्तियां या पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं?
क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? अब कह रहा है कि आपने जब यह फटका या निष्पावन किया तो क्या हुआ, बुरादे उड़कर बाहर चले गए होंगे और जो भारी चीज़ है वो आपके प्लेट में ही रह गए होंगे। ठीक है गाइस, तो आपने ये दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा देखा होगा और इससे क्या होते हैं, मिश्रण अलग हो जाते हैं। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पर जो पृथक्करण होता है वहाँ पर वायु का बहुत बड़ा रोल है, और जब तक वो हल्का वस्तु और भारी वस्तु का सिंबल नहीं बनेगा, जैसे एक वस्तु हल्का होनी चाहिए, एक वस्तु भारी होनी चाहिए, तभी जाके निष्पावन आसानी से हो पाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। आप ये पिक्चर देखिए गाइस, अब देखिए ये पिक्चर देखिए, आप इसको देखते हो बहुत आसानी से प्रकार का फटकना ही है, जैसे आप घर में फटकना यूज करते हो ना, सेम वैसा है, दैनिक जीवन का ही है, कोई बहुत चीज़ बड़ा बात नहीं है गाइस। आइए आगे देखते हैं। अब आइए आगे देखते हैं गाइस, निष्पावन हो गया। अब आगे देखते हैं कुछ टर्म। देखिए, भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अब क्या होता है कि जो हल्के कण है वो क्या होगा, हवा की दिशा की ओर आगे की ओर बढ़ जाएंगे, और जो भारी कण है वो नीचे गिर जाएंगे। इससे क्या होगा, दोनों मिश्रण में अलग हो जाएंगे। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। तो ये सिंपल सा विधि था गाइस। जितने भी यहाँ पर विधि है ना, सब सिंपल है, बट इसको हम लोग क्लास 9th और 10th में अच्छे से कवर करेंगे। क्लास 9th में तो बहुत बेहतर तरीके से दिया गया है, मिश्रण को कैसे अलग करते हैं, पदार्थों का पृथक्करण, वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी इसको करेंगे। आइए आगे देखते हैं चालन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इसमें उपस्थित चोकर अथवा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी छड़ का उपयोग करते हैं, कहते हैं इसमें आटा डालते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना गाइस, कि अगर मान लीजिए आटा है, आटा में से कुछ गंदगी को निकालना है, जो कि दोनों के अमाप में अंतर होना चाहिए, एक मोटा कण होना चाहिए, एक पतला कण होना चाहिए। तो जो पतले कण होंगे चलनी से बाहर निकल जाएंगे, जो मोटे कण होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो ऊपर जो मोटे कण रह जाएंगे उसको आप फेंक दो, और जो नीचे चलनी से चला गया, जो आटा था आपका, वो आपका आप यूज कर सकते हो। आप लोग दैनिक जीवन में इसको आसानी से देखे होंगे, है ना गाइस। ये तो पिक्चर आप लोग देख के समझ जाओगे, बहुत निजी टॉपिक है, मतलब अगर कोई महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं तो वो बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को जानती होंगी। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसे अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी के एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन या थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, उसको यहाँ पर हटाया जाता है। इसको तुम नोट कर लीजिएगा गाइस, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद कौन सी विधि को अपनाते हैं जिससे हम गेहूं तथा किसी अन्य चीज़ों से अशुद्धियों को अलग करते हैं, तो वो कौन सा है, चालन। इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों का भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। आपने बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में इस टर्म को देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये भी आप देख लीजिए, ये भी पिक्चर है, ये सीमेंट चालना, चाहे कुछ भी चालना, क्या क्या है देख लीजिए, पत्थरों को, रेत को चालना ईजी है, आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप क्या कह रहा है। कक्षा में एक चालनी, छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक का पाउडर तथा आटा का पृथक कर सकते हैं? तो याद रखिएगा गाइस, कई बार जब दोनों सेम चीज़ इन माप के अगर रहेंगे ना पदार्थ, तो उनको चालन से अलग नहीं किया जा सकता, वो दोनों नीचे गिर जाएंगे। तो वही कह रहा है कि चाक का पाउडर भी तो पतला है और साथ में आटा भी पतला है, दोनों गिर जाएगा नीचे, है ना। अब देखिए, चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। ये मैंने अभी आपको बता दिया है। अब ये अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन, इन दो टर्म को देखते हैं। इन तीनों टर्म को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं? अब कह रहा है कि कई बार हम जब जितना ऊपर में हमने टॉपिक पढ़ा है उन सबसे अगर हम पृथक्करण नहीं कर सकते हैं, निष्पावन से भी नहीं, थ्रेशिंग से भी नहीं, चालन से नहीं, तो अब हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? अब इसको यहाँ पर समझिएगा। प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है।
जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। यह अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको समझिए। अब कह रहा है कि पकाने से पहले चावल या दालों को आप जल से धो दिए। अब जब चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई जो अशुद्धि होती है वो क्या होती है, धूल के कण पृथक हो जाते हैं। यह अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए बर्तन के तली में कौन डूबेगा, जल या चावल, धूल या चावल? इसको आपको देखना है। तो याद रखिएगा गाइस, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगी और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की ओर तैरने लगेगा। अगर चावल की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे जाकर तल में बैठ जाएगी, चावल की डेंसिटी कम है तो ऊपर तैरेगी। आप इमेजिन कीजिए, मतलब अगर ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो आप दैनिक जीवन में इमेजिन करो ना यार। आप जब खाना बनाते हो तो आप पानी डालते हो, चावल डालते हो, क्यों? आपको चावल बनाना है तो चावल क्या ऊपर में तैरते रहता है? नहीं गाइस, नीचे चला जाता है। आप अक्सर देखिएगा चावल कण क्या होते हैं, नीचे चले जाते हैं, तल में बैठ जाते हैं और अब जाके चढ़ा देते हो चावल इस पर, आग पर, है ना गाइस। लेकिन जो ऊपर में होते हैं, ऊपर में छोटे छोटे कण तैरने लगते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। ठीक है, क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है? अब मान लीजिए आप ऊपर में जो भी कण आकर बैठ गए, आप टेढ़ा करके उसको गिरा दो। अब देखिए, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। और इसी विधि को हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, एक बर्तन लेंगे और एक चावल दाल कुछ भी उसको उसमें डाल देंगे और पानी डाल देंगे। पानी डालने पर दाल चावल की डेंसिटी ज़्यादा है, काफ़ी भारी होते हैं, वो नीचे तल में जाकर बैठ जाएंगे। जो भी गंदगी है उससे निकल कर ऊपर की ओर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे गाइस? ऊपर, पानी पर, वाटर पर, सरफेस पर। और जो ये सरफेस पर आ जाएंगे ना ऊपर में, तो हम इसको क्या करेंगे, बर्तन से इसको पानी सहित बाहर गिरा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें जो भी अशुद्धियाँ बच गई थी उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। अब देखिए, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहा है, यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा है, इसको अच्छे से समझिएगा। अब देखिए, एक मिट्टी एवं जल का मिश्रण है, यहाँ पर मिट्टी है और जल का मिश्रण है, आप इसको देख लो। और एक क्या है, अघोलित पदार्थ मिट्टी और जैसे जल, दोनों वही चीज़ दे रहा है और कुछ नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने अभी आपको जस्ट एक टर्म बताया था कि आप क्या करो, गिलास में पानी ले लो, जैसे 1 मिनट, आप गिलास लो, ऐसा पानी ले लो, पानी भर दिया आपने। अब इसमें अगर कोई कण डालोगे तो कण क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद तली में आकर नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद पानी को आप नीचे गिरा दो, पानी शुद्ध हो गया, नीचे जो कचरा था वो रह गया। किसी मिश्रण के 2 अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना ये चित्र में दिखाया गया। बहुत ईजी है गाइस, यानी कि कह रहा है अवसादन क्या हो गया, मतलब आपने क्या किया, कुछ ऐसे बर्तन लिए, थाली लिए, उसमें आपने क्या किया, मान लिया चावल दाल गेहूँ चाहे जो भी हो गाइस, आपको जो अच्छा लगे उसको डाल दो और जो कचरा होगा ऊपर क्या आ जाएगा। गेहूँ को धोते हुए आपने देखा होगा लाइफ में, तो कचरा ऊपर आ जाता है, आप पानी को बिना हिलाए ऐसे निकाल कर गिरा देते हो, वो निस्तारण कहलाती है। ठीक है गाइस, इसको याद रखिएगा, ईजी टर्म है, आप इसको जानते होंगे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक ना। बेसिक से सवाल है, इसको आपने बहुत अपने दैनिक जीवन में देखा होगा। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों को पृथक करने, मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे 2 पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत पर बनता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसी विधि से हम क्या कर सकते हैं, तेल और पानी को भी अलग कर सकते हैं। आपको पता होगा गाइस कि जब भी तेल और पानी का मिश्रण होता है तो तेल पानी के ऊपर चला आता है और पानी नीचे चला आता है। अगर आप बाइक चलाते होंगे गाइस तो कई बार बाइक के अंदर पानी चला जाता है टंकी में, तो उससे क्या करते हैं, हम नीचे से तेल का ये खोल देते हैं, जिससे क्या होता है सारा पानी नीचे चला जाता है, तेल आपका बच जाता है गाइस। इसीलिए आपका बाइक कई बार स्टार्ट भी नहीं होता है बरसात के समय में है। आइए आगे देखते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अभी मिलती है, ये आपसे सवाल कर रहा है। अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है? इस प्रक्रम को निस्यंदन यानी कि फिल्टर करना कहते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण निस्यंदन में कौन सी विधि अच्छी है?
कह रहा है कि चाय पत्ती को, मतलब चाय जब आप बनाते हो गाइस तो आप क्या करते हो, चाय बनाने के बाद आप उसको क्या करते हो, चाय छन्नी से छान कर चाय को अलग कर लेते हो और पत्ती को अलग कर लेते हो। अब आपसे एक टर्म पूछ रहा है एनसीईआरटी कि क्या वो मतलब है, कई बार ऐसा होता है कि चाय में चाय पत्ती चला गया या ये हो गया, तो ये जो प्रक्रम हम करते हैं ना, फिल्टर करते हैं किसी चीज़ों को, तो वो क्या कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। आप पानी को फिल्टर करो, चाय पत्ती को फिल्टर करो, या कोई भी चीज़ को, ऐसे द्रव को, लिक्विड को फिल्टर करो जो आप अलग करना चाहते हो, तो वो क्या कहलाता है गाइस, निस्यंदन कहलाता है। बेसिक सा टर्म में आप अच्छे से जानते होंगे। आगे आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। यानी कि कह रहा है गाइस कि कई बार हम पानी जब पीने हैं चापाकल से, तो कई बार गंदा पानी निकलने लगता है, तो हम क्या करते हैं, चापाकल के आगे हम कपड़ा को बांध देते हैं, सूती कपड़ा को, ताकि उसमें से गंदगी ना निकले और पानी शुद्ध निकले। आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल में से मिट्टी जैसी अविलेय बुद्धियों को दूर कर सकते हैं। आसानी से कर सकते हैं गाइस। ये क्रियाकलाप है गाइस, इसको प्लीज़ आप देख लो या मैं ही करा देता हूँ। आइए देखते हैं क्रियाकलाप क्या है। देखिए, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। ये एक क्रियाकलाप है गाइस, प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। ग्लास की तली में कुछ मिट्टी बैठ जाती है, इस परमक्रम को आप क्या कहेंगे, मतलब एक छोटा सा टर्म बता रहा है कि आप एक गिलास ले लो, इसमें पानी रख दो, इसमें कुछ मिट्टी रख दो, मिट्टी के तल नीचे क्या हो जाएगी, जाकर जम जाएगी, पानी शुद्ध हो जाएगा, पानी को आप उड़ेल दो और यहाँ से पानी लेकर आसानी से इसको आप पी सकते हो। बस यही से बता रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, अब कह रहा है यहाँ पर कि मान लीजिए आपने वह क्रियाकलाप किया था, यदि जल अभी भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदन कर सकते हैं। यानी कि कह रहा है गैस, अभी भी आपने जब वो, जैसे कई बार होता है ना गैस कि आपने गिलास लिया, इसमें बहुत ज़्यादा कंकर पत्थर आ गए, कंकर पत्थर भारी तो नीचे जम गए, लेकिन जो हल्के हैं वो पानी में मिले हुए हैं। अब इसको शुद्ध कैसे करो, तो आप इसमें क्या करोगे, फिल्टर करने का काम करोगे, निस्यंदित करोगे, है ना। अब निस्यंदित में क्या होता है, जो भी छोटे रंध्र होते हैं ना वो भी फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। किसमें, 3.9 चित्र में फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप के लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते और फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। सिंपल सा बता रहा गाइस, आप ये टर्म देख लो, अच्छे से आप समझ जाओगे। इस प्रकार का देखते हो ना फिल्टर पत्र, यहाँ पर क्या हुआ, आपने पानी रखा, ये फिल्टर होते 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 क्या हुआ, इसमें गिलास में आ गया। अब इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो गाइस, इसको पी सकते हो। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए, फिल्टर पत्र के उपयोग से निस्यंदन। अब आइए, साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम घर में पनीर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, निस्यंदन विधि का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। अब क्या करते हो गाइस, मान लीजिए आपको पनीर बनाना है या आप छेना समझ लो ना, छेना बनाना है, तो आप क्या करोगे, इसमें मान लीजिए दूध है, इसमें आप नींबू का रस डालोगे, ये दूध फट जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, सूती कपड़ा से इसको छान दोगे, तो ऊपर में लिक्विड अलग हो गया और नीचे का जो भी ठोस पदार्थ है वो अलग हो गया। यही चीज़ बता रहा है, बेसिक है, आप इसको देखे होगे। अब ये एक देखते हैं नया टॉपिक, वाष्पन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कीजिएगा। आप क्रियाकलाप देखो, एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप, देखिए पिक्चर दे रहा ना, क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए, जल को उबालकर उड़ने कीजिए, मतलब उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? अब आपको क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक गिलास लो, पानी लो, है ना, उसमें क्या करो, नमक मिला दो। नमक मिलाकर उसको अच्छे से मिला दो, बढ़िया से हिलाकर मिला दो। देन आफ्टर क्या होगा, अब आपके पानी के रंग में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन अब आप हाथों से फिल्टर करके उसको अलग नहीं कर सकते हो। वहाँ पर आप क्या करोगे, वाष्पन विधि का उपयोग करोगे, यानी कि वाष्पन करके इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। अब देखिए ये चीज़ दिखा रहा है। अब इसको आग पे चढ़ा दिया, तो आग पे चढ़ाने के बाद क्या होगा, ये जो भी चीज़ है पानी है वो गर्म होकर उड़ जाएगा, नमक उसमें रह जाएगा। अब देखिए, इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण को जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन प्रक्रिया का उपयोग किया है।
तो इसको याद रखिएगा गाइस, वाष्पन प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, नमक, जल और नमक को अलग आसानी से कर सकते हैं। जल को उसके वाष्पन की परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, जहाँ पर जल होता है और वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रण होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक कहलाते हैं। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे जो भी जल होते हैं वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर बता रहा है कि हम क्या करते हैं, समुद्र से जल लेते हैं, उसको गड्ढा करके उसके जल को भर देते हैं। देन आफ्टर बाद में गर्मी होने के क्या होता है, ये पानी वाष्प बन के खत्म हो जाता है और नीचे क्या बच जाता है, नमक का कुछ टुकड़े बच जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इसको फिल्ट्रेट करके साफ सुथरा करके इसको मतलब जो भी बोले शोधन करके नमक इस्तेमाल घर में करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर दे रहा आपको ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में बताया गया समुद्र से जल नमक प्राप्त करना, याद रखिएगा वाष्पन विधि। अब देखिए पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कह रहा है कि हमने देखा कि हमने बहुत सारे विधियों को अभी देखा पृथक्करण करने के लिए। क्या एक विधि से मतलब मुमकिन है सारा काम? नहीं मुमकिन है। आपको कई सारे विधियों का उपयोग करना होगा, तब जाके आप उसको कवर कर सकते हैं। आगे आइए, क्रियाकलाप 7 में बता रहा है क्या, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक्करण करेंगे। अब रेत है और नमक दोनों है, इसको पृथक्करण कैसे करेंगे? हमने पहले भी देखा होगा कि हस्तचयन द्वारा विधि से इसका पृथक्करण करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ जाता है? इसे निस्तारण या निस्संदन द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, निस्तारित द्रव्य में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में भी नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब आइए क्या कह रहा है एनसीईआरटी। अब इस निस्तारित द्रव्य में नमक व जल को पृथक्करण करना है। इस द्रव्य को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय को केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली है जो भी केतली थी कि टोटी से भाप निकलती देखते हैं? मतलब यहाँ पर एनसीईआरटी कह रहा है कि देखो यहाँ पर 2-3 विधि से हम अलग अलग कर रहे हैं पृथक्करण को। मान लीजिए नमक और रेत दोनों एक जगह मिश्रित है, उसको हम क्या करेंगे, जल में मिला देंगे और जल को कुछ देर छोड़ देंगे। तो नमक क्या जो भी ये है कण है, वो कण क्या होगा, जो भी बालू है रेत, वो क्या होगा, तली के नीचे बैठ जाएगा। लेकिन पानी जो है वो ऊपर रहेगा। इस पानी को हम अलग कर लेंगे, लेकिन इस पानी में क्या है, नमक भी है ना। अब इस पानी वाटर को हम क्या करेंगे, इस वाटर को हम गर्म करेंगे। देन आफ्टर गर्म करने पर जितने पानी है वो सब बाहर निकल जाएंगे और इसमें बच जाएगा क्या, नमक बच जाएगा। तो हमने एक से ज़्यादा विधि का उपयोग करके किसी मिश्रण को क्या किया, यहाँ पर अलग किया। ठीक है, ये एनसीईआरटी आपको बता रहा है। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर दिया गया है, यहाँ पर क्या है, ये पानी अलग हो गया और नमक अलग हो गया। वाष्पन तथा संघनन जो भी आप कह सकते हैं, संघनन से वर्षा होती है, यही विधि। अब देखिए एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। अब देखिए क्या बता रहा है, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्पन से उसकी द्रव अवस्थाएं परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, यानी कि जो वाष्प होता है ना, भाप होता है, उससे दोबारा जो भाप होता है, वाष्प होता है, उससे दोबारा द्रव बनना यानी कि जल बनना क्या कहलाता है, इसे कहते हैं संघनन यानी कि कंडेंसेशन। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में ऐसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल को बूंदों को देखते हैं? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? अब देखिए इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्संदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का उपयोग करके सफलतापूर्वक पृथक किए हैं। पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक में केवल थोड़े भाग ही पुनः प्राप्ति कर पाई।
उससे त्रुटि कहाँ हो गई, मतलब जो भी त्रुटि है उसमें कमी कहाँ हो गई। जैसे कह रही है कि जो पहली थी ना, उसने क्या क्या क्रियाकलाप 7 का उपयोग किया, लेकिन उसने जितना नमक मिलाया था ना उतना नमक वो प्राप्त नहीं कर पाई, नमक कम हो गया, पानी भी कम हो गया। उसने कहाँ पर कमी किया, ये यहाँ पर एनसीईआरटी आपको जवाब दे रहा है। क्या जल किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अब यहाँ पर आइए, वो वहाँ पर टॉपिक दिया था बस छोटा सा कि आखिर कहाँ पर पहले की कमी थी, आप उसको देखना। देखो गाइस, सीधी सी बात है, आप दोबारा किसी विधि को करोगे ना, जैसे मान लीजिए जितना जल आपने डाला बाल्टी में, उसको गर्म किया और निकाल कर दोबारा उसको संघनित करके वापस द्रव में बदला, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, क्योंकि आपके क्रियाकलाप में कुछ कमी है, या भाप जो आपके संपूर्ण तरीके से भाप को आपने संग्रहित नहीं किया, वो उड़ गया इधर उधर, तो ये भी हो सकता है। आगे ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी जल है, उसमें हम कितना ज़्यादा किसी पदार्थ को मिला सकते हैं, तो पदार्थ मिलाने की एक लिमिटेशन होती है। मतलब एक गिलास पानी है, उसमें अगर आप चाहोगे 1 किलो चीनी मिला दें, यह संभव नहीं है गाइस, ठीक है। आइए क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक विलेलित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल न जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विरोलित कीजिए, मतलब उसको मिलाइए। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विरोलित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन मतलब होता है कि अब इससे ज़्यादा इसमें घुलनशील पदार्थ नहीं घुल सकते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ इसमें घुल नहीं सकते हैं। अब ये लास्ट था, इतना ही घुलना, ठीक है। यहाँ एक संकेत है कि यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि इस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में, देखिए यहाँ पिक्चर है, पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलय नमक रेत के साथ मिला रह गया और उसने पुनः प्राप्ति नहीं की सकी, मतलब पुनः प्राप्ति नहीं की। वो अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। यानी कि कह रहा है गाइस कि पहली ने क्या किया था ना कि बहुत ज़्यादा, मतलब जितना पानी था, सॉरी गाइस, जितना मान लीजिए पानी था उससे ज़्यादा उसने नमक मिला दिया। अब नमक ज़्यादा मिलाया पहली ने, तो इससे क्या हुआ, नमक बालू के साथ तली में बैठा रह गया, वो पानी में घुला ही नहीं। तो दिन आफ्टर पहली ने उसको दोबारा से पुनः प्राप्ति नहीं किया, ठीक है। अब देखिए, कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा से संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? या आप कल्पना कर लीजिए, इजी सा क्वेश्चन है, मैं इसे बताना अच्छा नहीं समझता हूँ। आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहेली का सहायता कीजिए, बहुत ईजी टर्म है। अब चैप्टर खत्म ही है, लास्ट है क्रियाकलाप। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इसे संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर के तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने से इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? कह रहा है कि आप पानी लो और उसमें नमक मिला लो, ज़्यादा नमक हो गया तो नमक नीचे चला गया, देन आफ्टर उसको क्या करिए, आप उसको गर्म कीजिए, फिर पानी अलग हो जाएगा, वो नमक अलग हो जाएगा, पानी का अलग हो जाएगा, फिर आप उसको पानी डाल के फिर नमक मिला लीजिए। छोटा सा एक टर्म है जो पहली का क्वेश्चन था उसी को कर रहा है, क्लास 6 के लिए है तो उसी के लेवल का रहेगा गाइज। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर के तले में नमक पुनः बैठा दिखाई देता है? या क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा में घोली जा सकती है? मतलब किसी भी पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो नमक ज़्यादा से ज़्यादा उस पानी में हम क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं, ठीक है। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं, ये भी देख लेते हैं गाइस। छोटा सा लास्ट टर्म है। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विरोलित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक में चम्मचों की संख्या जो कि घुली गई है को सारणी 3.2 में दिखाया गया है। अब देखिए, अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 3.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या
आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जाता है। सिंपल सा गाइस बता रहा था, वहाँ पर मैं जो क्रियाकलाप था वो ये समझा रहा था आपको कि आप एक गिलास पानी में अनेकों प्रकार के पदार्थों को घोल सकते हैं आसानी से। छोटा सा टर्म था, आप समझते होंगे कि आप एक गिलास पानी ले लो और उसमें नमक भी मिला सकते हो, चीनी भी मिला सकते हो, और अन्य ऐसा चीज़ जो कि पानी में घुलनशील है जैसे नींबू का रस, उसको भी आप आसानी से मिला सकते हो। हमने यह भी सीखा कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो इसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि संतृप्त विलयन मतलब अब इसमें कोई चीज़ अधिक नहीं घुल सकता है। ये देखिए, जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा, चम्मचों की संख्या, नमक, चीनी। आप एक छोटा सा कप ले लो, देखो इसमें कितना ज़्यादा नमक घुल सकता है, कितने चम्मच चीनी घुल सकते हैं। इसमें चम्मचों की संख्या लिख दीजिए। आप नहीं लिखिएगा गाइज, अब 6 क्लास में आप नहीं पढ़ते हो। तो ठीक है गाइज, ये चैप्टर यहीं तक ख़त्म होता है। प्लीज़ गाइज, और अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं।